नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और पॉलिटी में आज हमें दो चीज़ें पढ़नी है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हमने पढ़ लिया, तो एक रफ आइडिया लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके पार्ट्स देखेंगे किस पार्ट्स में क्या है। टोटल 25 भाग संविधान के और उसमें 12 शेड्यूल हैं, तो उसके किस शेड्यूल में क्या है ये आज हमने देखना है। आप ये मान लो कि किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, वनडे एग्जाम हो, तो एक क्वेश्चन तो आपको इस क्लास से मिल जाएगा और बाकी आप इसको पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करना है ना। देखिए, तो जैसे हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहले जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, है ना, इससे भारत का शासन चल रहा था। तो इसमें कितने पार्ट्स थे? लगभग इसमें 14 पार्ट्स थे। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें 321 आर्टिकल थे और शेड्यूल की बात करें तो इसमें 10 शेड्यूल थी। ये इंफॉर्मेशन अपने बिल्कुल काम की नहीं है, इसको आप भूल भी सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था। ये तो अब लागू है नहीं जो हम इसके याद करें, है ना। बस इससे आपको ये पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कुछ इस पे बेस्ड है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है। ओके तो इसे बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। डन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे एंड 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। जहां भी संविधान में कहीं लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी है ना, तो उसको संविधान में ना बना के अलग से बना दिया है। जैसे मान लो सब्जेक्ट का डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो उसको अलग शेड्यूल में लिख दिया, 7th शेड्यूल में, है ना। डिवीजन तो आर्टिकल में बताया होगा कहीं, किसी पार्ट में, किसी आर्टिकल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भाग 11 है संविधान का, उसमें जो अनुच्छेद 246 है उसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट डिवीजन स्टेट लिस्ट में क्या होगा, यूनियन लिस्ट में क्या होगा और अथॉरिटी की किस लिस्ट पे कौन एक्ट बनाएगा, है ना। जो डिटेल्ड लिस्ट है कि किस लिस्ट में क्या है वो शेड्यूल 7 में है। तो शेड्यूल कैसे बनाई गई है, साइट में क्यों बनाई गई है, समझ में आ गया। ये डिटेल्ड लिस्टिंग के लिए अलग से शेड्यूल बना दी गई। अभी अगर हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो 2025 में, कि बहुत से नए पार्ट जुड़े हैं, बहुत से नए आर्टिकल जुड़े हैं, तो 25 पार्ट हैं एंड लगभग 467 आर्टिकल हो चुके हैं एंड 12 शेड्यूल हो चुके हैं, है ना। अब इसमें आप एक बात और समझ लो, ये दोनों आपको याद रखना है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2026 में क्या सिचुएशन है ना। अब इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम वैसे देखें नंबरिंग के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, तो अभी भी संविधान का जो लास्ट भाग है वो भाग 22 ही है। तो नंबरिंग और संख्या के हिसाब से भारतीय संविधान में अभी भी 22 ही भाग हैं। ऐसा नहीं है कि 23, 24, 25 अलग भाग जोड़े गए। इन्हीं के बीच में जैसे मान लो भाग 4 है तो उसमें फिर नया भाग जोड़ दिया, भाग 4 है, तो क्या हुआ, गिनते समय तो 1, 2, तो गिनती काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तब तो इन्हें 2 मानेंगे ना, लेकिन लास्ट भाग तो अभी भी 22 है। तो नंबरिंग के हिसाब से 22 भाग हैं, काउंटिंग के हिसाब से 25 भाग है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डन। अब हमें देखना है कि ये जो भाग हैं इनमें किसमें क्या दिया हुआ है, ये हमको समझना है। ओके, एक एक करके समझते हैं। देखो, जो सबसे पहला भाग है पार्ट 1, है ना, उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका क्षेत्र। तो जो भारत संघ है 28 राज्यों का, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये सारी चीजें पार्ट 1 में बताई गई हैं। कि भारत का नाम क्या होगा, तो लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। भारतीय क्षेत्र 3 चीजों से मिलकर बना होगा, उसमें स्टेट आएंगे, यूनियन टेरिटरी आएंगी और भविष्य में जो एक्वायर्ड एरिया है वो आएंगे, और ये जो स्टेट का कॉम्बिनेशन है वो यूनियन कहलाएगा।
यूनियन में कुछ भी चेंज करना है तो कैसे होगा, यूटी में कुछ भी चेंज करना है तो कैसे होगा, ये सब बातें पार्ट 1 में बताई गई हैं। बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो भारत के बारे में कि भारत क्या है, उसका क्षेत्र प्रशासन के लिए किस तरह से डिवाइड करा गया है ना, ये सब पार्ट 1 में। फिर पार्ट 1 में 2 में क्या आएगा कि कौन लोगों को भारत में ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, भारत के नागरिक कौन है, सिटीजनशिप है ना। तो पार्ट 1 में इंडिया के बारे में बताया गया है यूनियन एंड टेरिटरी, एंड पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। देखो क्लियर है, पार्ट 1 में बता दिया, ये 2 है, 3 कर दिया यहाँ पे। पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इंडिया के बारे में बता दिया, फिर इंडिया में कौन रहता है उसके बारे में बता दिया। अब इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, हर देश में ऐसा होता है कि सरकार उन लोगों का शोषण शुरू ना कर दे, तानाशाही ना आ जाए, तो उन लोगों को कुछ राइट दिए जा सकते हैं जो सरकार भी नहीं छीन सकती, एक्ट से नहीं छीन सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके लिए करना पड़ेगा। तो पार्ट 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट दिए हुए है ना। ये दोनों राइट आप ऐसे समझो। पार्ट 4 देखते हैं फिर, इसमें डीपीएसपी है, या मूलभूत अधिकार हो गए, कुछ ऐसे अधिकार जो भारत की जनता को एक्सक्लूसिवली दिए गए हैं। एक्सक्लूसिवली तो नहीं कह सकते क्योंकि विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कुछ ही अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो डिफेंडेबल हैं और सरकार उनको छीन नहीं सकती, है ना। फिर ये राज्य को निर्देश है कि जब जिसकी भी सरकार बने तो वो भारत का शासन कैसे चलाए, किन बातों का ध्यान रखे, उनके नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी पार्ट 4 में, है ना। तो पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी हो गया, 2 में सिटीजनशिप हो गया, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में डीपीएसपी। इसके बाद में एक नया पार्ट जोड़ दिया गया, पार्ट 4 है। जब भी नया पार्ट जुड़ेगा तो सबसे पहले कि भाई किस अमेंडमेंट से जुड़ा, तो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी, और ये जुड़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत काम का एक्ट है, इसमें ये भी याद रखेंगे, और किस साल हुआ था 1976, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? 4A तक आप याद रखोगे। ये आपका एक समूह बन गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। इसमें भारत और उसका क्षेत्र, इसमें नागरिकता, इसमें मूल अधिकार, इसमें नीति निर्देशकता, तो इसमें मूल कर्तव्य। अब देखो, अब आप थोड़ी सी कहानी समझ लो। अगला जो ग्रुप बनाएंगे हम, वो बनाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा अगला ग्रुप बनेगा। अब इसकी आप कहानी समझो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, फिर बताएंगे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना। यहां समझ लेते हैं। अगला ग्रुप है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पार्ट 5 में तो बताया गया था कि यूनियन का शासन कैसे चलेगा, यूनियन लेजिस्लेचर कैसा होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन जुडिशरी, है ना, एंड कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सब भाग 5 में। ठीक, ये जो 6, 7, 8 थे, तो भारत में पहले जो इंडिया का भाग 1 है, जिसमें बताया था कि उसकी टेरिटरी सॉरी, तो 4 तरह की टेरिटरी थी। यहां तो 6वें वाले पार्ट आते थे जो ब्रिटिश इंडिया में स्टेट होते थे, तो वो तो 6 में थे। और जो पार्ट 7 है, वहां पे वो स्टेट आते थे जहां पे रॉयल लेजिस्लेचर था, या ऐसे बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर तो था लेकिन वहां पहले राजे महाराजे थे, प्रिंसली स्टेट थी वो, तो उनको कुछ छूट दी हुई थी कि आप गवर्नर बन जाना, है ना। ये छूट उनके लिए विशेष व्यवस्था करी गई थी। तो विशेष व्यवस्था लिखनी पड़ेगी, तो वो अलग पार्ट में लिखी गई। तो यहाँ वो थे जो प्रिंसली स्टेट वाले राज्य थे, विशेष व्यवस्था की गई थी। 8 में यूनियन टेरिटरी थी, उस समय उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे। और 9 में एक अकेला राज्य रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था 1950 में, अभी ऐसा नहीं है ना। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 इनका हमने ग्रुप क्यों बनाया, इनमें ये बताया गया है भारत का शासन कैसे चलेगा, कौन लोग चलाएंगे।
यूनियन का शासन कैसे चलेगा, वहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी कैसी होगी, वो 5 में है। स्टेट वाली 6 में है। प्रिंसली स्टेट जहां पे अभी भी रॉयल थोड़ा इनपुट है, गवर्नर को पावर दी गई है कुछ, वो 7 में है। यूटी का शासन कैसे चलेगा, 8 में। अंडमान निकोबार का शासन कैसे चलेगा, 9 में। और पूरे देश में कुछ जगह जो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया हैं, उनपे इन सब के नियम सीधे लागू नहीं होंगे। इन सब जगह ट्राइबल एरिया होगा ना, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, तो इनके बनाए हुए नियम उन पे सीधे लागू नहीं होंगे। ट्राइबल एरिया के लिए विशेष व्यवस्था करी गई थी। तो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, उनका शासन किसमें बताया गया था, 10 में। ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। ये शासन का ग्रुप है कि पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में अलग जगह अलग अलग प्रकार के रूल्स, रेगुलेशंस एंड सिस्टम हैं। तो ये संविधान ने बताया था 5, 6, 7, 8, 9, 10 में। लाइन से आप याद रख लेंगे। 5 में यूनियन, 6 में स्टेट, 7 में जो रॉयल या प्रिंसली स्टेट, 8 में यूनियन टेरिटरी, 9 में अंडमान निकोबार। फिर भारत को कुछ भारत में आंदोलन, प्रदर्शन हुए भाषा के आधार पे, और भारत को ये भाग ऐसा है भारत का जिसको बहुत जल्दी ही बदलना पड़ा। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 कुल 6 साल बाद ही हमें इतने बड़े बदलाव करने पड़े संविधान में, है ना। उससे इन कैटेगराइजेशन को बदला गया। भाग 5 को ऐसे ही रहने दिया गया, 6 को ऐसे ही रहने दिया गया, तो 7 वाले भाग को रिपील कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि डिलीट कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। इसको, ये लागू नहीं है अभी, निरसित है हिंदी में, आप क्या बोलेंगे इसको, निरसित कर दिया गया। 8 को भी रिपील्ड कर दिया गया, 9 को भी रिपील्ड कर दिया गया। सॉरी, 8 को नहीं करा गया, ध्यान रखना। तो ये जो भाग 7 और भाग 8 थे, इनको रिपील्ड कर दिया गया। तो भारत में अब कैसा शासन रह गया, एक यूनियन, एक स्टेट और एक यूटी। तो ये अभी भी है। भाग 5 में यूनियन है, भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो है, भाग 7 रिपील्ड है, और भाग 8 में यूनियन टेरिटरी का शासन कैसे चलेगा वो है ना। अब ये जो 9वां भाग है ना, इस 9th भाग में बाद में संविधान संशोधन करके एक भाग जोड़ा गया 9, एक जोड़ा गया 9A, एक जोड़ा गया 9B, 3 भाग जुड़े। ये जो 9th है ये जुड़ा 73rd अमेंडमेंट से, ये जुड़ा 74th अमेंडमेंट से। 73rd और ये 1992 में हुए दोनों, 1992। और ये वाला भाग जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट से 2000 में भी 11 में। नोट्स में सब लिखा हुआ है ना। इसमें तो गांव में स्थानीय शासन कैसे होगा, रूरल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, यानी कि पंचायत। इसमें लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी जो है ना समितियां हैं वो। तो अभी के लिए ऐसे हो गया कि यहां जो पहले अंडमान निकोबार था वहां स्थानीय शासन, भारत में जैसे 2 टियर गवर्नमेंट है मानो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे रखी थी भाग 5 में, स्टेट गवर्नमेंट दे रखी थी 6 में, और 7 को डिलीट कर दिया था, और 8 में यूटी दिया हुआ था। तो अब आप जब तीसरी सरकार लाओगे लोकल गवर्नमेंट, तो उसको यहीं कहीं तो जोड़ोगे लोकल गवर्नमेंट। तो जो 9वां भाग डिलीटेड था 1956 में, उसमें 1992 में हमने लोकल गवर्नमेंट जोड़ दी। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उसी में जोड़ी गई है। डन। और भाग 10 वैसी है, अभी भी शेड्यूल ले दिया। तो 2 ग्रुप बना लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B और 10। ये हमारे ग्रुप बने। 10 तक के भाग हम याद करेंगे अभी, है ना, ऐसे बनवाएगा। 1 में हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये नया जुड़ा है, तो फिर भाई याद रखेंगे किससे जुड़ा है, 42वां 1976। 5 में यूनियन गवर्नमेंट, 6 में स्टेट गवर्नमेंट, है ना। 7 जो है वो अभी रिपील्ड है, 8 में यूटी,
9 रिपील्ड हो गया था, बट इसमें बाद में क्या जोड़ दिया, पंचायत, 9वीं में म्यूनसिपैलिटी, 9वीं में कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये दोबारा से जुड़े हैं नए, तो इनमें भी याद रखना पड़ेगा। ये जो है अपना 73rd अमेंडमेंट 1992, 74th 1992 एंड 97 2011, और 10वें पार्ट में ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया का शासन। तो ये बताया भारत में कितने तरह का शासन है, और ये भारत के बारे में कि भाई भारत क्या है, उसमें नागरिक कौन है और उनको क्या अधिकार हैं, डीपीएसपी क्या है, ये सब चीज। उम्मीद है 10 तक आपको याद हो गए होंगे। अब क्या है, ये भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाद में बनी लोकल गवर्नमेंट 1992। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो थी नहीं, तो इसकी चर्चा तो है नहीं। 11, 12, 13 ये जो 3 भाग हैं उसमें ये बताया गया है कि इन दोनों में झगड़े ना हो, तो क्लियर कट पावर डिवीजन करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, तभी इनके झगड़े रुक सकते हैं ना, वरना तो झगड़े होते रहेंगे। तो 11 में बताया है 2 पावर, लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्तियां एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक शक्तियां। तो विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियों का जो वितरण है वो इसमें है, जिससे कि झगड़े ना हो। तो इसी में है वो आपके जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आप याद करते हो, भाग 11 का आर्टिकल 246 वो कह रहा है ऐसे लिस्ट होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केवल पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट लेजिस्लेचर और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों। सब पढ़ेंगे डिटेल में जब भाग 11 पढ़ेंगे। तो स्टेट लिस्ट में कुछ एक्सेप्शन है जब यूनियन भी बना सकता है। डन। तो अब शासन कैसे चलेगा उसके बाद में ये बता रहे हैं कि झगड़े ना हो, और हो तो उनका निपटारा कैसे होगा। 12th में फाइनेंशियल रिलेशन है, और 13 में ये बोला है कि पूरे भारत में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है उसमें कोई बाधा नहीं होगी, वो फ्री होगा। ऐसा नहीं है भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने में वीजा लगेगा या इस तरह की चीजें, या बिजनेस करने में, वीजा तो छोड़ो, या बिजनेस करने में कि हम टैक्स लगाएंगे, ऐसे बाउंड्री फ्री रहेंगी, है ना। तो 11, 12, 13 हमने एक ग्रुप बना लिया, हमें ये पता चल गया। ऐसे ग्रुप बना के याद करो, सारे पार्ट आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। फिर 13 तक कर लिए ना, तो 14, 14A, 15 इनको देखते हैं। 14 में बताया है कि जो सिविल सर्विस है इंडिया में उनके बारे में, है ना, सिविल सर्विसेज। तो इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि यूनियन की सर्विस के लिए अलग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और स्टेट अपने अलग से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अगर चाहें तो वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। ये सब बातें इसमें बताई गई 14 में। 14 नया भाग है, ए लगा है इसमें, तो सबसे पहले तो यही भाई किससे जुड़ा, ये भी उसी से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत बड़ा संशोधन था ये, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये संविधान संशोधन को। और मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है। पीसीएस टाइप के पेपर में आ सकता है, आईएएस में तो थोड़ा मुश्किल है। इसमें ट्रिब्यूनल है, जुडिशरी जो है यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, वो तो भाग 5 में है, और हाई कोर्ट एंड लोअर जुडिशरी भाग 6 में है। इसके अलावा अलग स्पेशल टाइप के कोर्ट बनाए गए हैं विशेषज्ञता को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट और बाकी चीजें हम समझेंगे यहीं पे। अभी आप याद रख लो कि ट्रिब्यूनल यहाँ पे है, और सिविल सर्विस के लिए जो अलग से ट्रिब्यूनल है कैट, प्रशास है ना, सेट भी होते हैं इसी तरह से, तो वो भी 14 में है। डन। 15 में है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी भाग 15 में। तो 14 है, 14 में आ गई सिविल सर्विसेज एंड 15 में आ गए इलेक्शन, और बीच में एक नया पार्ट डाल दिया ट्रिब्यूनल। अब यहां से समझो आप 16 में क्या है, 16, 17, 18।
16 में है कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कास्ट नहीं है ना, क्लासेस है। तो कौन कौन सी क्लासेस थी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 के थे, SC, ST एंड एंग्लो इंडियन। SC ST के क्या प्रोविजन थे? लोकसभा में सीटें रिजर्व थी, आरक्षण था लोकसभा में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में भी आरक्षण था। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 इसमें आरक्षण था। एंग्लो इंडियन तो उनको भी 331 में लोकसभा में 2 लोग नॉमिनेट होते थे और 333 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 लोग नॉमिनेट होते थे। कौन कौन सी क्लासेस का है? सर्टेन क्लासेस जिनके स्पेशल प्रोविजन थे, तो हमने बताया लोकसभा में आरक्षण था, विधानसभा में आरक्षण था SC ST को, और एंग्लो इंडियन में नामांकन होता था। तो ये एंग्लो इंडियन वाला नामांकन अब खत्म हो गया, ये नहीं होता। 2019 के बाद से ये बंद हो गया। मे भी शायद 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसको रोक दिया गया। डिटेल में तो हम यहाँ पढ़ेंगे जब भाग 16 पढ़ेंगे, अभी तो हम याद रखना किस भाग में क्या है। तो जिसको पता ही नहीं होगा कि उस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है तो वो तो रटेगा। हल्का हल्का हम आइडिया दे रहे हैं किसमें क्या है, जिससे आप आसानी से याद रख पाओ। अब इन्होंने क्या करा, 106वां संविधान संशोधन किया, मे बी 2024 या 23 है ना, एग्जैक्ट डेट आप देख लेना नोट्स में। और इसमें एक नई सर्टेन क्लास में जोड़ दिया, वुमेन। और वुमेन को क्या मिला? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जो 3 क्लास थी वो SC ST एंग्लो इंडियन, और अभी कौन है? SC ST एंड वुमेन। एंग्लो इंडियन को केवल लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेशन था, वुमेन को केवल रिजर्वेशन है, जबकि SC ST को इसी में आर्टिकल 335 में नौकरी में भी रिजर्वेशन है कि अगर रेशियो कम होता है SC ST का सरकारी सेवाओं में तो उनके विशेष प्रावधान करे जा सकते हैं। ये जो आर्टिकल 335 है ये आरक्षण का आधार है। और DPSP में मे बी आर्टिकल 46 और यहाँ पे आर्टिकल 335 रिजर्वेशन के बेसिस हैं, है ना। तो SC ST के लिए क्या विशेष प्रावधान थे? 16 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित थी और नौकरी के भी विशेष प्रावधान थे। एंग्लो इंडियन में नौकरी वाले नहीं थे, वुमेन में भी नौकरी वाले नहीं। चलो 16 पता चल गया हमको क्या है। 17 में क्या बताया गया कि लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कौन सी भाषा में होगी, संसद किस भाषा में चलेगी, राज्य की विधानसभाएं किस भाषा में चलेंगी, ये सारी की लैंग्वेज के बारे में भाग 17 में बताया गया है। क्लियर। और भाग 18 में बताया गया है कि ये जो ऊपर हमने 1 से लेके जो शक्ति शासन था 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें विशेषकर ये वाला जो 5 और 6 के साथ शक्तियों का विभाजन है कि राज्यों को केंद्र ने कुछ शक्तियां दी हुई हैं। तो आपातकाल की स्थिति में भारत की जो सरकार है वो ये शक्तियां वापस ले लेती है और भारत का शासन कैसा हो जाता है? केंद्रात्मक या केंद्रीय, है ना, सेंट्रलाइज हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो शक्तियों का बंटवारा है वो निरस्त हो जाता है। कई तरह के आपातकाल में फिर कई तरह के प्रभाव होते हैं, वो डिटेल में देखेंगे। अभी तो हाँ की पार्ट 18 में कुछ इमरजेंसी प्रोविजन है। डन। 19 हमें पढ़ना नहीं है, उसमें मिसलेनियस है कि किसी के प्रिविलेज हैं, राष्ट्रपति पे की सिविल मामलों में केस नहीं चलेगा या इस तरह के प्रिविलेजेस, वो 19 में है, उन्हें हम पहले ही कंसर्न पार्ट में पढ़ चुके होंगे। इतना सब बन गया, हमारा संविधान बन गया। अब भाग 20 कि ऊपर कुछ भी है उसमें संशोधन करना है, अमेंड करना है, चेंज करना है संविधान को बदलते समय के अनुसार। तो भाग 19 में आर्टिकल 20 में आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर की कैसे कैसे संविधान संशोधन होगा। हो गया संविधान पूरा 20 में। अब 22 में, बोले 21 और 22 क्या बचे? तो
तो जब ये हमारा 1 से 20 तक पूरा हो गया तो कुछ हमें जैसे राज्य हमने देखा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको शामिल करना था और वो तो हमें उन्हें कुछ कुछ विशेष छूट देनी पड़ी। जैसे जम्मू कश्मीर को तो हमने अलग संविधान की भी छूट दी है, सब है ना। तो वो जो विशेष छूट दी है वो भाग 21 में लिखी है, उनको बोलते हैं टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये इस भाग का नाम ही है। स्पेशल प्रोविजन तो है, बता दिया कि मान लो कर्नाटक राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन है तो वो और राज्यों को भाग वैसे सारे राज्यों का शासन 6 में लिखा है, कैसे चलेगा। लेकिन कर्नाटक के लिए कोई विशेष प्रावधान है तो वो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है। वो प्रावधान कोई और राज्य डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो स्पेशली कर्नाटक के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है, ऐसे है ना। तो जम्मू कश्मीर वाला तो यहाँ से हटा दिया, लेकिन अभी भी और 10-11 राज्य हैं जिनके लिए कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन है, तो वो हम यहाँ भाग 21 में देखेंगे। ये टेम्पररी है, इसका मतलब धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और सारे राज्य सेम हो जाएंगे, भाग 6 के हिसाब से चलेंगे फिर, है ना। और ट्रांजिशनल है कि एक जैसे गुलाम देश आजाद देश बनना है तो उस बीच में हमें कुछ को विशेष विशेष छूट देनी पड़ी है, और जो खिंचते खिंचते इतनी लंबी 80 साल तक खिंच गई है ना। तो हमें पार्ट 21 भी पता चल गया, टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। एंड 22 जो पार्ट है उसमें तो बस शॉर्ट टाइटल वगैरह, जैसे CAA हम बार बार यूज कर रहे हैं तो वहां वो CAA संविधान में यूज करेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म टाइटल, ये सारी चीजें सब यहाँ यूज। तो 22 हमें पढ़ना नहीं है, तो 22 हमें नहीं पढ़ना, 19 हमें नहीं पढ़ना। इसके अलावा सारे पार्ट हम लाइन से पढ़ेंगे, पहले प्रीएम्बल पढ़ेंगे फिर पार्ट 1 पार्ट 2। उससे पहले अब हम शेड्यूल देखते हैं, किस शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी, है ना। तो एक में तो जैसे वहां भाग 1 में बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यूनियन में कितने स्टेट होंगे, 28 स्टेट हैं। तो उन स्टेट के नाम, उनकी टेरिटरी, उनका एरिया, उनकी कैपिटल, ये सब की लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, वरना मध्य प्रदेश कहेगा ये मेरा एरिया है, उत्तर प्रदेश कहेगा ये मेरा एरिया है। तो वो जो हमें नाम और टेरिटरी मिलती है वो शेड्यूल 1 में है। तो शेड्यूल 1 में क्या है, स्टेट का नाम और टेरिटरी। स्टेट 2 में क्या है, स्टेट 2 में स्टेट 2 बोल रहे हैं, शेड्यूल 2 में, है ना, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, वो सब इसमें स्टेट वगैरह दे रखी है। भाग 3 में शपथ दे रखी है, कौन अधिकारी क्या शपथ लेगा। पर ध्यान रखना प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ यहां पे नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो शपथ है वो उनके कंसर्ट पार्ट में, वहीं जहां उनके आर्टिकल हैं वहीं पे वो दी हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे शपथ वाले भाग में। डन। ऐसे जो सैलरी वाला भाग है, तो सैलरी वाले भाग में यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, उनकी सैलरी नहीं है। 4th में क्या है, जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है वो इन 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के लोग हैं जनता के प्रतिनिधि। तो किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा को टेक्निकली संविधान में क्या लिखा गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। तो राज्यसभा में राज्यों की सीटों। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में कि अगर भारतीय संविधान में अगर भारत के पॉलिटिकल मैप को चेंज करा जाता है और कोई नया राज्य बनाया जाता है या पुराना राज्य खत्म करा जाता है, तो किस अनुसूची को बदलना पड़ेगा। नया राज्य शामिल करोगे तो उसका नाम, उसकी कितनी टेरिटरी है, उसकी कैपिटल, ये सब लिखना पड़ेगा ना, तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा। और अगर वो जो नया राज्य बना है उसकी जनसंख्या इतनी है कि उसको राज्यसभा में भी सीटें मिलेंगी, तो ये वाला भी बदलना पड़ेगा।
तो अगर नया राज्य बनाया जाता है या पुराना खत्म होता है तो कौन सी शेड्यूल में चेंज करना जरूरी है, 1 में और 4 में, है ना। अगर इन दोनों में से एक चुनना पड़े किसी किसी क्वेश्चन में, दोनों शेड्यूल दे दिए उसने, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, और कह रहे हैं नए राज्य बनाते समय इनमें से किसको बदलना मैंडेटरी है। यहां पे दिमाग लगता है ना स्टूडेंट का कि अब क्या चुने, तो आप चुनोगे ये, इसका पता होना चाहिए आपको कारण। जैसे इसमें चेंज जो है वो कंपलसरी नहीं है, हमने बोला कि अगर नया राज्य बनना है, उसकी जनसंख्या इतनी है कि उसको राज्यसभा में सीट मिल रही है, तो 4 बदला जाएगा, वरना नहीं बदला जाएगा। लेकिन एक तो बदला ही बदला जाएगा, नाम और टेरिटरी तो लिखोगे, है ना। तो वैसे आप दोनों चूज करोगे, अगर ऑप्शन है ए एंड बी टाइप से ऐसे, और आपको एक चूज करना पड़ रहा है तो आप शेड्यूल 1 चूज करोगे। 4 शेड्यूल में क्या है समझ आ गया। इसके बाद 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, जो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया है ना, सॉरी जो भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये सब हम डिटेल में तो समझेंगे जब हम ये पढ़ेंगे, भाग 10 में पढ़ेंगे ये सब, है ना। वहां पढ़ा है ना ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया का शासन कैसे चलेगा, तो ये उनसे रिलेटेड लिस्ट है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरिया 10 राज्यों में, उनकी लिस्ट भी हम देखेंगे इनको पढ़ते समय, अभी तो आप याद कर लो। वहां का शासन कैसे चलेगा, तो जनजातीय, अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र का शासन कैसे चलता है, अनुसूचित क्षेत्र का, वो यहां पे लिखा है, जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ठीक। इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया है 4 राज्यों में, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन चारों के विशेष प्रावधान है, वो अनुसूची 6 में लिखे हैं, और बाकी 10 के प्रावधान 5 में लिखे हैं। ये क्वेश्चन बताता है कि अनुसूची 6 वाले राज्य कौन से हैं, तो इसको याद करने का तरीका है, आप ये याद कर लो, अमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अभी पिछले साल ही शायद 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के पेपर में कि शेड्यूल 4 वाले जो 6 वाले हैं कौन सा स्टेटस में है, कौन सा नहीं है ना, ठीक। 6 तक पहुंच गए। फिर है 7 और 8। 7 में वही डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, या शक्तियों का पृथक्करण नहीं, विभाजन ज्यादा सही शब्द है, शक्तियों का विभाजन, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन्होंने विषय जो बांटे हुए हैं वो 7th में। और जो 8th शेड्यूल है उसमें है भाषाएं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज भाषाएं। ओरिजिनली जब ये शेड्यूल बनी थी तब इसमें 14 भाषाएं थी, अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, 22 की 22 भाषाएं हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे इसको तो अब देखेंगे, है ना। भाग 17 जब पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, और जब भाग 10 पढ़ेंगे, भाग 11 तब इसको पढ़ेंगे, और जब भाग 10 पढ़ेंगे तो शेड्यूल 5th 6 को पढ़ेंगे। तो सब कंसर्न जगह पे देखेंगे। ऐसे जब स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा देखेंगे तो 4th शेड्यूल पढ़ेंगे, जब पार्ट 1 देखेंगे तो फिर 1st शेड्यूल, है ना। तो एक प्रॉपर जगह पे हमें सारी चीजें देखनी है। कुछ शेड्यूल को उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे 2nd में बस इतना ही पढ़ना है, वेतन भत्ते हैं, 3rd में सब पता है बस इतना ही पढ़ना है, 4th में भी बस इतना ही पढ़ना है कि 1st वाले में नाम वगैरह। 4th में आपको डिटेल में याद करना पड़ेगा किस राज्य की कितनी सीट है राज्यसभा में, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था ये हमें फाइनली समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं इसके बाद 9th और 10th, 11th और 12th। पहले तो आप ये समझ लो कि ये शेड्यूल नहीं है तो ये किस संविधान संशोधन से जुड़ी है, और इसमें क्या है। 9 जो शेड्यूल है, मतलब जो 9th शेड्यूल है उसमें है जो 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 लैंड रिफॉर्म के एक्ट है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर एक्ट, और स्टेट के लैंड रिफॉर्म के एक्ट। और इसको बनाया गया था इसलिए कि इसमें डाले गए कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था,
लेकिन अभी उनका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है तो डिटेल में तो हमें बाद में पता चलेगा, अभी बस आप समझो। और ये किससे जुड़ी थी? पहले ही संविधान संशोधन से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 बनेगा में भी, है ना, 1951। ठीक। फिर है शेड्यूल 10, इसमें है एंटी डिफेक्शन, यानी कि दल बदल डिफेक्शन को बोलते हैं, तो दल बदल पर रोक। ये हो गया आपका हिंदी में भूमि सुधार, ना। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो एक आदमी एक टिकट पे चुनाव लड़े बीजेपी के और बाद में कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस या कुछ ज्वाइन कर ले, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं हो गया? अगर जनता ने उस पार्टी का कैंडिडेट जिताना होता तो जनता उसको ही वोट करती। उसने आपको जिताया दूसरी पार्टी के, फिर आपने बाद में पार्टी बदल दी। तो ये सब लोग ना करें, तो उसके रूल्स वगैरह यहाँ पे दल बदल कानून अलग से बनाए गए हैं और इसको जोड़ा गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 और इसमें फिर एक बार और अमेंडमेंट करा गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये सब काम के संविधान संशोधन है, याद रखना है आपको, समझ गए ना। और 9 में है पंचायत। ये तो अभी आप पढ़ के आए हो, है ना। पंचायत किससे जुड़ा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन की टोटल कितने विषय हैं 11th में, है ना। तो 29 सब्जेक्ट हैं जो पंचायतों को दिए जाते हैं और हर स्टेट में, सब स्टेट ने अलग अलग दिए हैं। यूपी ने शायद 27 या 26 सब्जेक्ट शायद यूपी ने दे रखे हैं, ये भी हम देखेंगे बाद में, है ना, डिटेल में। इसमें है म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें है टोटल 18 सब्जेक्ट। ये चारों आप याद रखेंगे, चारों में क्या है, कौन सा संविधान संशोधन है, क्या विषय है। एक और कहानी, उस पर क्वेश्चन के चांस तो कम है बट आप समझ लो, जो 10th शेड्यूल है इसमें पहले ये नहीं आता था। 9th शेड्यूल जोड़ी थी फर्स्ट संविधान संशोधन से, फिर जो 10th शेड्यूल है इसमें हाँ, सिक्किम को जब बनाया गया था, सिक्किम में आपने 2 संविधान संशोधन पढ़े होंगे ना, जिन्होंने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो हम चर्चा करेंगे इन पे आगे। 35th से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। आप पूछोगे ये क्या होता है? भाग 1 में या तो यूनियन होता है या स्टेट होता है या यूनियन टेरिटरी होती है, एसोसिएट स्टेट तो कुछ नहीं होता, मतलब ये स्पेशल प्रोविजन था। तो उसके लिए भाग 1 में एक नया आर्टिकल जुड़ा था और फिर एसोसिएट स्टेट को क्या क्या विशेष पावर मिलेंगी वो अनुसूची 10 में जोड़ा गया था 10th शेड्यूल में, इस 35वें संविधान संशोधन से। और ये 35वां संविधान संशोधन है 1974। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 करके सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, यानी कि उसके वो विशेष प्रावधान खत्म कर दिए गए, तो 10वीं अनुसूची भी खत्म कर दी गई और वो जो भाग 1 में एक नया आर्टिकल जोड़ा था मे बी 2A, वो भी खत्म कर दिया गया। तो अभी जैसे फर्स्ट जो 9th शेड्यूल है उसमें लैंड रिफॉर्म है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन है, 11th शेड्यूल में पंचायत है, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज है। तो इसमें पहले एंटी डिफेक्शन ना होके क्या होता था, सिक्किम के स्पेशल प्रोविजंस जो कि 34th अमेंडमेंट से जुड़े थे और 35th से डिलीट हो गए थे। कम चांस है इस पे आंसर आने के, लेकिन मतलब क्वेश्चन आने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमने ऐसे करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स देख लिए और हमने उसकी शेड्यूल देख ली। ठीक, अब कल से हमें भारत का संविधान पढ़ना शुरू करना है। शुरू की 5-6 क्लास में अभी हमने संविधान नहीं पढ़ा, पीछे की कहानी और ये सारी चीजें समझी। अब हम कल प्रीएम्बल, फिर पार्ट 1, फिर पार्ट 2, ऐसे 1 by 1 करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, है ना। जो भी आप लोगों के डाउट हैं आप पूछते रहना। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।